मेरा नाम नूर है। मेरे ताया का बेटा, जो उम्र में मुझसे 6 साल छोटा था, जबरदस्ती मुझसे निकाह कर लिया। मैं बहुत चीखी कि मुझे रुखसती नहीं करनी। जब ये बात मैं उससे करने उसके कमरे में गई, तो सामने जाकर देखा तो वो तेरसंग 11 किस नंबर 5। रिजला बेगम ने रात को असमत बेगम की सारी बातें सैफ साहब को गोशगुजार कर दी थी। वो भी असमत बेगम की बातों से मुत्तफिक थे। जो 10 दिनों बाद रुखसती की डेट फाइनल कर दी गई थी और उससे 10 दिन बाद बकरा ईद थी। ये खबर सुन के सामा का रिएक्शन नॉर्मल था, मगर हाले ने सिदा एहतजाज बुलंद की थी, जिसपे हमेशा की तरह किसी ने कान नहीं धरे थे। मुझसे इस घर में सब सुतेलों वाला सलूक करते हैं। जलात ने कहा निकाह करना है, तो किसने कोई सवाल किए बगैर निकाह खिड़का दिया। और अब मैं कह रही हूँ मुझे रुखसती नहीं करनी, तो कोई सुन ही नहीं रहा। अपने कमरे में इधर से उधर मार्च करते हाले मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। मैं कौन सा शादी से इनकार कर रही हूँ, बस कुछ अरसा और इस देव की कैसे रिहाई चाह रही हूँ। मगर भला हो मेरे माँ बाप का, जो मुझे इस देव की कैद में भेज कर ही छोड़ेंगे। उसने आंखें और दोनों हाथों की मुट्ठियां जोर से बंद करते अपनी बेबसी का इजहार किया था। अगर ये बात उस देव से ही कह दूं तो कैसा रहेगा। एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जली, तो उसने आंखें खोल ली थी। मगर इस देव से बात कौन करे। एक और सवाल उसके सामने खड़ा हुआ था, जिसने उसकी एक्साइटमेंट के गुब्बारे से निकाला हवा निकाल दी थी। अब तो मैं उनकी बीवी हूँ और उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती। कुछ लम्हों बाद उसने खुद को मजबूत जाहिर किया। ये अलग बात थी कि दिमाग इस बात की शिद्दत से नफी कर रहा था, मगर उसने शेर के चार में हाथ डालने का इरादा कर लिया था। हाले ने एक निगाह घड़ी पर डाली। उसके आने का वक्त हो चुका था। एक गहरी सांस भरते उसने खुद को पुरसुकून करते वो नीचे वाले पोर्शन में आई थी। सामा के कमरे की तरफ बढ़ने से पहले उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर उसे कहीं कोई नजर न आया। किसी को ना पाकर वो सामा के कमरे की तरफ बढ़ी। इस दिन मेरे रूम में नॉक किए बगैर आया था खड़ूस, आज मैं भी नॉक किए बगैर ही जाऊंगी। उसके कमरे के दरवाजे पे पहुंचते उसने दस्तक देनी चाही, मगर अचानक ही उसकी अनाज आ गई थी, जिसके जेर असर वो नाक किए बगैर धड़ल्ले से सामा के रूम में दाखिल हुई थी। मगर रूम में पहुंचते ही उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। सामा बगैर शर्ट की, यूनिफॉर्म की, पैंट जेब तन किए कबर्ड के सामने खड़ा अपने कपड़े निकाल रहा था। वो शायद अभी ही घर आया था और अब शावर लेने जा रहा था। खड़के की आवाज पे उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा था, जहां हाले कबूतर की तरह आंखें नीचे खड़ी थी। उसे देखकर सामा के माथे पर हमेशा की तरह बल आए थे। हाले नूर, तुमने कब सीखने है मैनर्स। उसकी बात पे हाले की शर्मिंदगी पल में उड़न छू हुई और उसने झटके से आंखें खोली थी। अपनी दफा मैनर्स कहा जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप भी मेरे रूम में बगैर नॉक किए आए थे। हाले ने तड़क के कहा, तो सामा के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो उसकी नजरों में आने से पहले ही छुपा गया था। अच्छा, तो जो मैं करूंगा तुम वही करोगी। कब्र का दरवाजा बंद करते सामा ने हाथ में पकड़े कपड़े कंधे पर रखे और कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। हाँ बिल्कुल, हल्का के बोलते हुए साथ में जोर शोर से सर भी हिलाया था। जबकि उसे अपने करीब आते देखकर उसने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी थी। उसके करीब आते सामा ने उसे रूम के अंदर खींचते पीछे दरवाजा बंद किया था। सोच लो एक दफा। उसे दरवाजे से लगाते सामा ने उसके इर्द गिर्द हाथ माते हल्का सा झुककर सरगोशी के अंदाज में कहा था, जबकि हाले तो उसकी इतनी कुर्बत पे सांस ही रोक गई थी। देखे, आप इस तरह मेरी आवाज को दबा नहीं नहीं सकते। हाले ने अपने लहजे की लड़खड़ाहट पे काबू पाते खुद को मजबूत बनाते उसे वार्निंग दी थी। अच्छा, ऐसे नहीं तो कैसे दबा सकता हूँ। उसके चेहरे पर नजर जमाए सामा ने सवाल किया था, जिसपे हाले ने बेबसी से उसे देखा था। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। उसकी बेचारगी से कहने पर सामा गहरी सांस भरते पीछे हुआ और सीने पे हाथ बांधते खड़ा हो गया। तो हाले सुकून का सांस खारिज किया था। बोलो क्या बात है जिसके लिए आपने मेरे रूम में कंजा फरमाया है, ये जानने के बावजूद कि कुछ दिनों बाद आप मुश्किल यहाँ ही डेरा जमाने वाली हैं। संजीदगी से पूछा गया था। वो मैं कह रही थी कि हाले ने बात अधूरी छोड़ी तो सामा ने आईब्रो उचका के उसे देखा था। उसके चेहरे की संजीदगी देख एक पल को हाले डरी थी कि आप प्लीज रुखसती कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन करवा दें, मगर फिर आंखें बंद करते उसने एक ही सांस में सारी बात कह डाली थी। मगर अपनी बात के जवाब में खामोशी को महसूस करते उसने एक आंख हल्की सी खोल के देखा, तो सामा हनूज सीने पे हाथ बांधे उसे संजीदगी से देख रहा था। मोहतरमा, आप अपनी अक्ल के घोड़े दुड़ाना बंद करें। ऐसे फैसलों के लिए हमारे बड़े मौजूद हैं, इसलिए वो बेहतर जानते हैं क्या करना है और क्या नहीं। सामा के साफ इनकार पर हाले का मुंह खुला और साथ ही गुस्से भी आया था।
नहीं तो आपने जो अचानक निकाह की फरमाइश की थी वो बड़ों से पूछ के की थी। दोनों हाथ कमर पे जमाते आंखें छोटी करके सामा को देखते गुस्से से कहा। गुस्से से उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। लगता है तमीज भूलती जा रही हो तुम। सामा की सर्द आवाज पे वो एक पल को गड़बड़ाई थी। हाँ, आप लोग अपनी मर्जियां करते जाएं और मैं बदतमीजी भी नहीं कर सकती। हाले ने मुंह फुलाया था। मोहतरमा होगा तो वही जो चाचा जान चाहेंगे, इसलिए अपना खून जलाने की बजाय शादी की तैयारियां करो या फिर चाचा जान से बात कर लो। यही दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। उसके फुले मुंह को एक नजर रखते सामने कंधे उचकाए कहा और उसकी मजीद कोई फजूल बात सुने बगैर वॉशरूम में घुस गया था। घना मिसना हमेशा की तरह उसे अलकाबाद से नवाजा गया था। हाले एक नजर वॉशरूम के दरवाजे पर एक नजर डालते वहां से चली गई थी, मगर जाते हुए उसके रूम का दरवाजा एक धमाके से बंद किया था। वो अपनी धुन में बगैर इधर उधर निगाह डाले सीढ़ियां चढ़ गई थी। रहीला बेगम ने उसे हैरत से सामा के कमरे से निकलते हैरत से देखा और फिर उसके पीछे खुद भी ऊपर आई थी और वो उसके रूम में आई तो वो ऊंधे मुंह लेटी मिली थी। क्या हुआ हाले, और तुम सामा के रूम में क्या करने गई थी? उसके पास बेड पे बैठते राहिला बेगम ने तशवीश से पूछा था। न्याज लेने गई थी, हाले की तरफ से जला हुआ जवाब मिला था तमीज से। रहीला बेगम ने तेज नजरों से उसे देखा था। आप सब ऐसा करें कि एक दफा इकट्ठे बैठ के तमीज सिखा ले मुझे। दिल तो वैसे ही बोझल हो रहा था और रहीला बेगम की जरा सी बात पे हाले ने रोना शुरू कर दिया था। इसके बिला वजह रोने पे रहीला बेगम तो बुखला गई थी। अरे हाले मेरी बच्ची, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? रहीला बेगम ने नरमी से उसे सीधा किया था। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, उस खड़ूस की सारी बातें मानते हैं और मेरी कोई एक भी नहीं मान रहा। उसकी इसी इसी बात पर अटकी देखकर रहीला बेगम ने अपना सर हाथों में थामा था। हाले तुम्हें मसला क्या है शादी से? रहीला बेगम का लहजा आजिजी से भरपूर था। मुझे मसला शादी से नहीं, आपके लाडले भतीजे से है। बगैर किसी रिश्ते के उन्होंने सारी जिंदगी मुझ पे दोस्त जमाई है। अब तो इन्हें हक भी मिल गया है। अब उनका जो दिल करेगा वो करेंगे, मुझे नहीं करनी शादी। उसकी ऊटपटांग वहम सुन के रहीला बेगम ने दांत पीसे थे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रहीला बेगम नफी में सर हिलाते वहां से उठ के चली गई थी। उनके ऐसे जाने पर हाले के आंसू में मजीद इजाफा हुआ था। रोते हुए उनने सैफ से बात करने का सब इरादा बांधा था। फिर उक्से के दरमियान वाले 10 दिन ऐसे गुजरे जैसे इन्हें पड़ लगे हों। हाले बस सैफ साहब से बात करने के मौका ही ढूंढती रहेगी और शादी कार्ड छप के आगे और बट भी गए थे। दूसरी तरफ सामान्य ऑफिस से खुद भी शादी से आन एक दिन पहले छुट्टियां ली और हाले को भी इसी बात पर अमल दरामद करवाया। इस दौरान वो मामूल के मुताबिक उसे ट्यूशन भी देता रहा था। एक दफा हाले ने जिद में डंडी मारने की कोशिश भी की थी, जिसे सामान्य ने काम बना दिया था और हाले बस तिलमिलाती रह गई थी। शादी का फंक्शन मैरिज हॉल में किया गया था। सैफ साहब ने ज्यादा लंबा काम नहीं किया था, बस करीबी रिश्तेदार ही बुलाए थे। पूरे फंक्शंस के दौरान हाले का मुंह फुला ही रहा था। बस फोटो सेशन के दौरान ही सामा की घूरियां महसूस जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। सामा गोल्डन शेरवानी में सर पर कुल्ला सजाए जच रहा था और हाले मेहरून लहंगे चोली में जिस पर जेब का हुआ था के कांटों से लैस सामा के असाबों पे सवार हो रही थी, मगर वो था कि उसे मुसलसल नजरअंदाज करते अपने जज्बातों को सुलाने की कोशिश कर रहा था। रुखसती के वक्त रहीला बेगम थोड़ा इमोशनल हुई थी। बेशक रुखसत होके उसने एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ही जाना था, मगर फिर भी उनका दिल भर आया। उनकी आंखें नम देखकर हाले ने जो रोना स्टार्ट किया सब कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। वो तो वैसे ही रोने का बहाना ढूंढ रही थी। अब बस कर दो हाले, तुम्हें कौन सा ब्याह के हम दूसरे सियारे पर भेज रहे हैं जो तुमने दरिया ही बहा दिए हैं। उसे चुप ना करते देखकर रहीला बेगम अपनी असली रूप में आई थी। उनकी बात पे सामने बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को बमुश्किल अपने होंठों में दबाया था, मगर हाले उसे मुस्कुराहट दबाते देख चुकी थी। सामा की मुस्कुराहट और रहीला बेगम की फटकार ने जलती पे तेल का काम किया था और वो शिद्दत से रोना शुरू कर चुकी थी। उसके इस रवैये ने सबको हाथ पांव फैला दिए थे। उसकी इस हरकत पर सामा के मुस्कुराते तासरात वापस पाट हुए थे। वो हाले के रवैये के पीछे छुपी वजूहात को अच्छी तरह समझ रहा था। उसे किसी के एक ना सुनते देख के उसने एक गहरा सांस भरा और चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट सजाते हाले के कंधे के गिर्द बाजू फैलाया था, जिसपे हाले ने रोना धोना और अपना दुल्हन होना पसे पश्त डालते पूरा मुंह खोल के सामा की हरकत मुलाहता फरमाई थी। सामा ने उसको हुनक शक्ल देख के दिल में दांत पीसे थे, मगर बाजार मुस्कुराते हुए रहीला बेगम को तसल्ली देते हालांकि लिए वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था। उसे बिठाने के बाद वो खुद दूसरी तरफ आके बैठा था।
اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھی تھی، مگر حالے اسے ہنوز آنکھیں اور منہ پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ڈرائیونگ پہ بیٹھے ساما کے دوست اور اس کے ساتھ بیٹھی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنا منہ بند کرو اور سیدھی ہو کے بیٹھو، تمہارا ہی ہوں، گھر جا کر جی بھر کے دیکھ لینا۔ اس طرف ہلکا سا جھکتے ساما نے ضبط سے آواز میں کہا تو حالے جلدی سے سیدھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساما کے تمہارا ہی ہوں کہنے پہ اس نے دل ہی دل میں استغفر اللہ کہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اسمت بیگم کچھ لڑکیوں کے ساتھ پھولوں کی پلیٹیں تھامے ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی اور وہ رستی سے کچھ دیر پہلے ہی گھر آگے تھی۔ پھر کچھ مزید رسموں کے بعد حالے کو ساما کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ جاری ہے۔